हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? सो आर यू एबल टू हियर मी? सब लोग सुन पा रहे हैं? प्रणाम मनोज। जय श्री राम धीरेन। खुश रहो मोहित। जय श्री राम लव। गुड इवनिंग गौतम। जय श्री राम। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा आपको समझ में आ गया? कॉलम्स क्लियर है? कॉलम समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? रामनवमी की आपको भी प्रणाम, हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, जय श्री राम। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट डे है, तो आज हम दो चैप्टर्स खत्म करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हम स्प्रिंग्स खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम प्रेशर वेसल्स खत्म कर लेंगे। ठीक है? आज स्मार्ट लग रहे हैं क्या? अरे थैंक यू, रोज भी तो लगते हैं। चलिए सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम स्प्रिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्प्रिंग्स, तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग हमारे सिलेबस में है, ठीक है? और फिर कनेक्शन इन स्प्रिंग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद स्प्रिंग्स। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स देखते हैं, कितने तरह की स्प्रिंग्स होती हैं। यू विल मिस मी, आई विल ऑल्सो मिस यू, बट आई विल मिस यू, नेवर कम बैक। ठीक है? स्क्वायर का इसेंट्रिक लेंथ बता दें? अरे यार, स्क्वायर का इसेंट्रिक लेंथ बताओ। रेक्टेंगल का पता है तुमको? रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए क्या है बताओ? जब रेक्टेंगल के लिए पता है तो स्क्वायर के लिए कोई मुश्किल है? अलग सी चीज है क्या? हाँ, रेक्टेंगल के लिए ये बी है, अगर ये विड्थ बी है और ये डेप्थ डी है, हाँ, बी और डी की जगह ए और ए कर दो। यहां पर बी बाय 6 हो जाएगा, यहां पर डी बाय 6 हो जाएगा, तो ए बाय सिक्स दोनों तरफ से हो जाएगा। क्यों आयान? नहीं? चलो तो टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्प्रिंग्स ब्रॉडली स्पीकिंग अगर देखा जाए, ब्रॉडली स्पीकिंग तो दो तरह की होती है। एक तो होती है हेलिकल स्प्रिंग्स, हेलिक्स इस तरह से। जो आपने स्पाइरल बाइंडिंग देखी है ना, वो स्पाइरल बाइंडिंग एक्चुअली में स्पाइरल नहीं होती है, वो क्या होती है? हेलिकल बाइंडिंग होती है। नाम गलत लेते हैं हम उसका, ठीक है? एक्चुअली में इट इज स्पाइरल, एक्चुअली में इट इज हेलिकल, है ना? हेलिक्स शेप की होती है। तो इस तरह की स्प्रिंग्स देखी होंगी आप लोगों ने। इस तरह की स्प्रिंग्स कहां कहां देखी हैं? सब लोग बताएंगे कमेंट में, कहां कहां देखी हैं इस तरह की स्प्रिंग्स। इस तरह की स्प्रिंग्स आपने देखी होंगी जेटर वाले पेन में, या फिर मोटरसाइकिल के सस्पेंशन में जब वो खुल के बाहर दिखाई देता है, या पीछे वाले सस्पेंशन में आपको दिखाई देती होंगी इस तरह की स्प्रिंग, ठीक है? हेलिकल स्प्रिंग। या फिर ट्रेन में भी देखी होंगी कई बार, है ना? यस, शॉकर्स में देखी होंगी, बिल्कुल। तो ये जो स्प्रिंग्स होती हैं ये हेलिकल शेप की होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज हेलिकल स्प्रिंग्स। फिर इसके बाद आती हैं लीफ स्प्रिंग्स। लीफ स्प्रिंग्स दूसरे तरह की स्प्रिंग्स होती हैं, इनको हम लेमिनेटेड स्प्रिंग्स कहते हैं। जो बड़े बड़े हैवी ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, वहां पर ये यूज होती हैं, है ना? वहां पर ये यूज होती हैं। आपने देखा होंगे ट्रक्स वगैरह में, जीप वगैरह में ये इस तरह की स्प्रिंग्स होती हैं। दी स्प्रिंग्स आर लाइक दिस, इस तरह की हेलिकल स्प्रिंग्स होती हैं। सॉरी, लीफ स्प्रिंग्स। तो लीफ स्प्रिंग्स इस तरह की होती हैं। अगर आपको याद हो, आपने कभी देखी हो इस तरह की स्प्रिंग्स। देखिए, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? ट्रक्स में देखी है ना? तो ये होती है लीव स्प्रिंग्स, या फिर इनको हम लेमिनेटेड स्प्रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है? तो हमको क्या पढ़नी है? अच्छा, हेलिकल स्प्रिंग्स के अंदर भी दो तरह की स्प्रिंग्स होती हैं, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग और ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में क्या होता है कि यहां पर जो कॉइल्स होती हैं ना, वो बहुत पास 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 होती हैं, एकदम पास 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 पास, ठीक है? तो मेनली इनको क्या है, टेंशन लोड के लिए यूज किया जाता है। इनके ऊपर टेंशन लोड आता है, टेंशन लोड, ठीक है? सो टेंशन लोड के लिए यूज किया जाता है मेनली। और जो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स होती है ना, यहां पर ये काफी दूर 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 होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है? तो ये टेंशन और कंप्रेशन दोनों में यूज कर सकते हैं। ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी देखा होगा, बिल्कुल सही बात है। कमानी भी कहते हैं इनको, क्या बात है, सही है। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ही चीजें पता रहती हैं। तो यहां पर क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग और ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पता है सबको, देख रखी है?
क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग और ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। चलिए तो आगे चलते हैं। हमको कौन सी पढ़नी है? बस ओनली हमको पढ़नी है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। ना ओपन कॉइल पढ़ना है, ना ही लीफ स्प्रिंग पढ़ना है, लेमिनेटेड स्प्रिंग्स ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। सो वी हैव टू स्टडी ओनली क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग देखने में कुछ इस तरह की दिखाई देंगी, है ना। और यहां पर कंप्रेशन लगाने का तो स्कोप ही नहीं है ना। इनमें इतनी जगह ही नहीं है कंप्रेस होके, ये तो पूरी चिपक जाएंगी। तो ये यूज की जाती हैं टेंशन लोडिंग के लिए, ठीक है। इनके ऊपर बस टेंशन आता है, ठीक। तो यहां पर क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के चेसिस बोलते हैं, ये चीज नहीं, और चेसिस अलग चीज होती है, ठीक। चलिए तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, तो एक्सटर्नल लोड जो आएगा टेंशन आएगा अकेला। साइकिल स्टैंड की स्प्रिंग, हाँ बिल्कुल सही है, साइकिल स्टैंड की स्प्रिंग भी क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ही होती है, दैट इज ऑल्सो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो यहां पर टेंशन लोड आता है, तो टेंशन को वो रेजिस्ट करती है। और टेंशन लोड के साथ स्प्रिंग के अंदर किस तरह की स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं? टेंशन लोड तो हमने दोनों एंड पे लगाया, ठीक है, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग के दोनों एंड पे हमने टेंशन लगाया इस तरह से, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग का जो मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर किस तरह की स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, कोई बता सकता है? स्प्रिंग के मटेरियल के अंदर अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर तो टेंशन डेवलप नहीं हो रही होगी, ये इस जगह पर क्या डेवलप हो रहा होगा? सर स्प्रिंग में क्रीप देखने को मिलता, अगर स्प्रिंग में क्रीप नहीं देखने को मिलेगा तो स्प्रिंग शक्तिमान नहीं हो जाएगा? हाँ, स्प्रिंग को भगवान का वरदान प्राप्त है क्या कि वहां पर स्प्रिंग क्रीप नहीं आएगा? स्प्रिंग जिस मटेरियल का बना है क्या है? स्टील वगैरह ही तो है, ठीक है, मेटल्स का ही बना है। और हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देखा था, जो भी चीजें देखी थी वो सारे मटेरियल्स में ही तो लगेंगी। बोर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसको ठीक कर देते हैं, एक मिनट। अभी ठीक है? ओके, तो यहां पर किस तरह की स्ट्रेस देखने को मिलेगी? तो जवाब आ रहा है कि स्ट्रेन टाइप की स्ट्रेस देखने को मिलेगी। एक्सियल कंप्रेसिव लोड देखने को मिलेगा। स्ट्रेस होगा बेटा, स्ट्रेस तो होगा। स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है ना, टॉर्जन की वजह से आता है, ठीक है। तो उनमें से कौन से टाइप का स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे आपको स्प्रिंग के मटेरियल में? लोड तो लगा रखा है आपने टेंशन लोड, ठीक है। आपने किस तरह का लोड लगा रखा है? आपने लोड लगा रखा है टेंसाइल लोड। लेकिन क्या मटेरियल के अंदर भी आपको टेंसाइल लोड देखने को मिलेगा? मटेरियल के अंदर भी क्या टेंसाइल लोड देखने को मिलेगा? मटेरियल के अंदर जो आपको लोड देखने को मिलेगा, देखो आप ये ऑब्जर्व करो कि स्प्रिंग आपकी इस तरह से है, स्प्रिंग आपकी इस तरह से है। और जब आपने स्प्रिंग को खींचा तो क्या होगा? स्प्रिंग की ये जो कॉइल्स हैं ये खुल रहे हैं ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। स्प्रिंग के कॉइल्स खुल रहे हैं ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। तो जब ये खुल रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो कैसे? ये वाला ऐसे जा रहा है और ये वाला कॉइल ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये इस तरह से है। तो यहां पर आप ये सोचो कि स्प्रिंग का, एक मिनट, ये स्प्रिंग का मटेरियल आप ऑब्जर्व करो इस तरह से, ठीक है। दिस इज द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का मटेरियल आप इस तरह से ऑब्जर्व करो कि स्प्रिंग का मटेरियल है, ठीक है। और आपने यहां पर सेक्शन कट किया, आपने इस जगह पर स्प्रिंग का सेक्शन कट किया, ठीक है। जब आप सेक्शन कट करोगे तो आपको यहां पर एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा स्प्रिंग के मटेरियल का। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यस और नो?
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये वाला पार्ट एक दूसरे से जब दूर जा रहा है तो यहां पर क्रॉस सेक्शन पर आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर ऐसे ट्विस्टिंग हो रही है, रोटेशन हो रहा है, जिस रोटेशन की वजह से ये दूर जा रहे हैं। समझ में आ पा रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ठीक है, स्प्रिंग का मटेरियल है, स्प्रिंग का मटेरियल है कुछ इस तरह से यहां पर, ठीक है। और जब आपने टेंशन फोर्स लगाई, टेंशन फोर्स लगाने की वजह से जो इस तरह के कॉइल्स हैं, इस तरह के कॉइल्स, ये एक दूसरे से क्या है, दूर जा रहे हैं, है ना। ये जो रोटेशन था, एक टर्न था, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूर जा रहे हैं। और ये जब दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे हैं, तो यहां पर आप इस क्रॉस सेक्शन पर देखो, इस क्रॉस सेक्शन पर देखो, तो यहां पर ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो यहां पर रोटेशन हो रहा है। रोटेशन ये किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, इसके थ्रू, इसके थ्रू जो सामने से बीचों बीच से एक्सिस जा रही है उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर जल्दी से कमेंट करेंगे सब लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? चलो आप लोग खुद से भी सोचो थोड़ा सा कि क्या यहां पर एक्सियल टेंशन आएगी? टेंशन आ सकती है क्या? टेंशन तो ऐसे आएगी ना जब ये वाले को हम ऐसे खींच रहे होंगे, है ना। स्प्रिंग का ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इस पार्ट की तरह सिमेट्रिकल है, इस पार्ट से भी सिमेट्रिकल है, हर तरह से ही हर जगह पर सिमेट्रिकल टाइप का है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर इस पार्ट को ऑब्जर्व कर लें, इतने पार्ट को ऑब्जर्व कर लें, तो मतलब पूरी की पूरी स्प्रिंग ही ऑब्जर्व हो गई, क्योंकि ये तो इसको तो घुमाते जाएं हर तरफ से ही सेम जैसी है ना, है ना। तो यहां पर आप सोचो, क्या खिंचाव आ रहा है? क्या क्या यहां से खिंचाव आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या यहां पर कंप्रेशन आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। और क्या हो सकता है? टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, शियर हो सकता है, शियर बिल्कुल आ रहा होगा, और टॉर्जन आ रहा होगा। तो दो तरह की स्ट्रेसेस आ रही होंगी, शियर एंड टॉर्जन, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने सेक्शन कट किया, ठीक है, इस जगह पर आपने सेक्शन कट किया, इस जगह पर सेक्शन कट किया, आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा सर्कुलर। अब देखो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये वाली स्प्रिंग कुछ इस तरह से होगी, ये वाली स्प्रिंग कुछ इस तरह से होगी कि यहां वाला जो पार्ट है ना, यहां वाला पार्ट ये है ना, और ये वाला पार्ट अगर बीच में से कट कर दिया जाए, तो जब हमने एक्सियल टेंशन लगाई है तो ये जो एक्सियल टेंशन है इसको ऊपर खींच रही है और इसको नीचे खींच रही है, ठीक है ना। और ये वाले पार्ट जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर जो क्रॉस सेक्शन है, यहां पर जो क्रॉस सेक्शन है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड होने की भी टेंडेंसी है कि नहीं है? यहां से स्लाइड होने की टेंडेंसी है, स्लाइड होने की टेंडेंसी है। ये वाला पार्ट इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, और ये नीचे वाली फोर्स इस पार्ट को, इतने हिस्से को नीचे की तरफ ले जा रही है ना। और ये वाली फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जा रही है। तो यहां पर इस तरह से स्लाइडिंग की भी टेंडेंसी है। तो यानी एक तो शियर आ रहा है, शियर कौन सा वाला आ रहा है? डायरेक्ट शियर। ये वाला जो शियर होगा कौन सा होगा? डायरेक्ट शियर। फिर दूसरा, यहां पर रोटेशन की भी टेंडेंसी है ना। रोटेशन की कैसे है देखो जरा, रोटेशन की टेंडेंसी कैसे है? यहां पर ये जो फोर्स लग रही है, ये इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर है ना। मान लो स्प्रिंग का रेडियस है आर, स्प्रिंग का रेडियस है आर, तो आर इंटू टी का एक टॉर्क नहीं लग रहा है यहां पर इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे में एक टॉर्क लग रहा है ना, टी इंटू दिस आर, इतना टॉर्क ऐसे में लग रहा है। और यहां पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे में लग रहा है टॉर्क, यहां पर ये भी टी फोर्स नीचे की तरफ है और आर रेडियस, तो यहां पर एक टॉर्जन भी आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के देखें तो यहां पर शियर स्ट्रेसेस ही आ रही हैं। किस तरह की स्ट्रेसेस आ रही हैं? शियर स्ट्रेसेस आ रही हैं। एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आ रही है, और दूसरी टॉर्जन की वजह से शियर स्ट्रेस आ रही है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। समझ में आई बात सबको? सबको समझ में आई बात? क्लियर है सबको, या दिमाग के ऊपर से निकल गया? बताओ, ईमानदारी से बताएंगे सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताएंगे सब लोग। आर यू एबल टू गेट इट और यू आर नॉट एबल टू गेट इट? ब्लॉक हो गई थी आप ब्लॉक हो गई थी, तो कमेंट करने से ब्लॉक हुई थी ना, लेक्चर देखने से थोड़ी ब्लॉक हुई थी। अभी सही, अभी ठीक हो गए आप?
अभी ब्लॉक हट गया? चलो सबको क्लियर है? जस्ट अ मिनट, 1 मिनट वेट करना आप। फिर से बताएं, आ रहा है समझ में? चलो देखो, सर हवा होगा ऊपर क्यों? हवा होगा, टॉर्क नहीं समझ में आया। सर थोड़ा थोड़ा गया दिमाग में, थोड़ा थोड़ा गया। चलो पूरा पूरा कोशिश करते हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी इसको दोबारा समझेंगे, ठीक है? डोंट वरी, इसको हम दोबारा से समझेंगे। अभी हम ना इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो जितना थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना, उससे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं और इसको दोबारा से समझेंगे। अभी टोटली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दोबारा से भी समझेंगे, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो, हम दोबारा समझेंगे। अभी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, ठीक है? तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनक्लोज्ड कॉइल, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखो, enclosed coil helical springs in closed coil helical springs, the wire experiences very little bending. ठीक है, वायर बहुत ही कम बेंडिंग को एक्सपीरियंस कर पाती है। रोटेशन स्प्रिंग की एक्सिस के नॉर्मल प्लेन में होगा। स्प्रिंग की एक्सिस के नॉर्मल प्लेन में नहीं। सर मैंने कभी भी कमेंट्स नहीं करा, फिर भी ब्लॉक क्यों करा? कन्हैया चंद्रीवाल, तो सिस्टम में कुछ ना तकनीकी खराबी आ गई है मेरे ख्याल से, इस वजह से काफी बच्चे ब्लॉक हुए, ठीक है ना? तो वो तकनीकी खराबी सुधार में लगी हुई है टीम, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको पता था कि कुछ ना वेबसाइट में भी गड़बड़ी आ गई थी ना, ऐप में। तो क्या इतने सस्ते में कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे लोग ना कुछ करके अटैक करवाते रहते हैं। शायद ऐसा हो सकता है, मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ था, सबको भी नहीं पता। लेकिन जो भी कुछ हुआ था, हुई थी, कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अभी रिजॉल्व हो चुकी है ना? तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं शायद, जिस वजह से सिस्टम की कुछ गड़बड़ी हो गई, जिस वजह से ब्लॉक हुए थे। तो उसको आप अपने दिल पे मत लेना कोई भी, कि ये हमारी वजह से हुआ या कुछ हुआ, है ना? बच्चों के, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि आपकी कोई गलती थी नहीं, लेकिन हो गए थे, वो सिस्टम की कुछ खराबी थी, तो उसको ठीक किया जा रहा है, ठीक है? चलिए, तो अभी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर हम इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टॉर्जनल स्ट्रेसेस आर प्रीडोमिनेंट इन क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स। टॉर्जनल स्ट्रेसेस आर प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट मतलब बहुत हावी होके रहती हैं, है ना? ज्यादा दिखाई देंगी, बाकी जो भी स्ट्रेसेस होंगी उन सबसे ज्यादा ज्यादा आपको टॉर्जनल स्ट्रेसेस दिखाई देंगी, ठीक है? अमेरिका वाले कराते हैं अटैक, चलो अमेरिका वालों पे हम अटैक करा देंगे। तो टॉर्जनल स्ट्रेसेस आर प्रीडोमिनेंट इन क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स, इन क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, इन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स, इन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स wire experiences सुबह वाली क्लासेस में आप लोग आ रहे हैं? सुबह जो यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा हूं, श्रवण कुमार चौरसिया, एक तो तुमने अपना नाम वैसे ही इतना लंबा था, फिर उसमें एंड में तुम दोबारा से रिपीट और कर लिया, और फिर फालतू की बातें कर रहे हो। इन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स वायर एक्सपीरियंसेस both bending as well as torsion, both bending as well as torsion,
ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। इनके ऊपर सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ठीक, यूट्यूब पे क्लास 2 दिन से चल रही है, ठीक है, हम अपने ग्रुप में ना उसकी लिंक भी डालते हैं, लेकिन आप लोग आते नहीं हो। ठीक है, आज हमने शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। हम सोच रहे थे आप लोग आओगे तो वहां पर आपको जो साइन कन्वेंशन वगैरह की दिक्कत है वो ठीक करवा देंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस खूब सारे किए हमने, लेकिन कोई दिखा ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था वहां पर कि सर साइन कन्वेंशन की दिक्कत, सर यहाँ पर ऐसे कैसे साइन कन्वेंशन, वैसे कैसे। हाँ, धीरेन तो आ रहे हैं, धीरेन आ रहे हैं, बिल्कुल धीरेन दिखाई दिए थे मुझे। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग पोजीशन में है। प्रीडोमिनेंट मतलब खूब डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रीडोमिनेंट। डोमिनेंट है, ठीक है, जैसे शेर बकरी के ऊपर डोमिनेंट रहता है। सुबह 10:30 से 12:30। अरे यार, स्ट्रेंथ तो मटेरियल पूरा सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ही एक जैसे ही है। सुबह 10:30 से 12:30। अच्छा, कॉलेज की वजह से नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना। आज वाली जो क्लास थी ना 10:30 से 12:30 वाली, टेलीग्राम के ग्रुप पे मैंने वो भी डाला हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसको दोबारा से देख लेना। वहां पर मैंने आपको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आपको जिन भी बच्चों को ना यहाँ पर समझ में नहीं आया था, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था, वो लोग अगर यूट्यूब क्लास देख लेंगे तो उनको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे बाद में ये भी पता चल गया ना कि आपके किस तरह के डाउट्स थे, तो उन चीजों का मैंने ध्यान में रखा और ये यूट्यूब क्लास में वो सारी चीजें क्लियर करके मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोग अगर रिकॉर्डेड भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर साइन कन्वेंशन वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे हम हैं ही, ठीक है, यू कैन आस्क। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। ऑल ऑफ यू हैव रिटन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम इसके लिए ना डेरिवेशन और करते हैं। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए डेरिवेशन करते हैं कि स्ट्रेसेस कितने आते हैं, ठीक है। हाँ, इंजीनियर वाला यूट्यूब चैनल है, सबने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा? वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन वगैरह सब आते रहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स वगैरह की नोटिफिकेशन वगैरह ना आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए, ये सबने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। तो अब हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम जो शियर स्ट्रेस आएंगी वो कितनी आएंगी, है ना। तो शियर स्ट्रेसेस का डेरिवेशन देख लेते हैं क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स में, ठीक है। तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स का डेरिवेशन देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो हमारी जो स्प्रिंग है, लेट अस से हमारी स्प्रिंग ये रही, ठीक है, ये हमारी स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, फोर्स इज एक्टिंग। यहां पर फोर्स एक्ट कर रही है पी फोर्स, ठीक है, पी नहीं, वैसे ना मैंने देखा कि एई जेई में ना सब डब्लू लगाते हैं, जितनी भी बुक्स हैं और एग्जाम्स हैं वहां पर डब्लू यूज किया जाता है लोडिंग के लिए, तो हम डब्लू यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर डब्लू लोड लग रहा है, ठीक है। अब जब डब्लू लोड लग रहा है तो आप लोग खुद विजुअलाइज करो, जरा सोच के देखो कि इसके इफेक्ट क्या आ रहे होंगे। जब आप खुद से सोच पाओगे ना इफेक्ट क्या आ रहे होंगे, तब ये समझ लो कि आप सही इंजीनियर बन गए हो, है ना। इफेक्ट वगैरह आप खुद से ही विजुअलाइज करके जब सोचने लग जाओगे, तब ये समझ लेना कि यू हैव बिकम द इंजीनियर, ठीक है। हम्म अब यहां पर क्या किया जाए, यहां पर एक काम करते हैं, इस तरह से जा रही है स्प्रिंग, है ना, इसको देखो, इसको देखो, इस तरह से स्प्रिंग जा रही है, ठीक है। स्प्रिंग इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके नीचे जाती जा रही है ना, इस तरह से नीचे जाती जा रही है स्प्रिंग, इस तरह से,
ठीक है ना, स्प्रिंग इज गोइंग लाइक दिस। तो हमने क्या किया, हमने यहां से अंदर होते हुए ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। आप लोग विजुलाइज करना, यहां से, यहां की तरफ से अंदर जा रही है ये स्प्रिंग, यहां की तरफ से अंदर जा रही है ना, और फिर टर्न होके यहां से ये बाहर जा रही है, यहां से ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो इस जगह पर मैं एक सेक्शन कट कर लेता हूं, इस जगह पर मैं एक सेक्शन कट कर लेता हूं, ठीक है। आई एम कटिंग अ सेक्शन हेयर। तो ये जो क्रॉस सेक्शन मुझे देखने को मिलेगा, ये कैसा देखने को मिलेगा?
टू सी स्टार्ट हो गया क्या? देख पा रहे हैं सब लोग? दिख रहा है? चल रहा है? चलिए स्टार्ट हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके तो ठीक है, स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ इंटरनेट का इशू आ गया था, ठीक है, इंटरनेट का इशू आ गया था, थोड़ा लाइट की वजह से ना मोडेम बंद हो गया था, इंटरनेट का इशू आ गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब ये देखिए हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग इस तरह से घूमती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इस तरह से घूमती हुई जा रही है, ये सबको क्लियर है ना, इस तरह से, है ना। तो यहां से ये जा रही है, यहां से इस जगह से जा रही है अंदर की तरफ, है ना, और ऐसे मुड़ते हुए और इस जगह से आ रही है ये बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमने ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया और इस क्रॉस सेक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। वी आर एनालाइजिंग दिस क्रॉस सेक्शन। हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया, हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया और इस क्रॉस सेक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन हम एनालाइज करेंगे और ये क्रॉस सेक्शन को अगर एनलार्ज करके देखा, थोड़ा सा बड़ा करके देखा, तो ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। सो आई कैन सी दिस क्रॉस सेक्शन स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो वायर होगा वो ऐसे डायमीटर होगा, तो शुभम कह रहे हैं कि इनर पोर्शन को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए और आउटर पोर्शन को थोड़ा सा लाइट कर दीजिए ताकि अच्छा सा दिखाई दे, ठीक है। तो हम आर्टिस्टिक स्टूडेंट हैं क्या कि ये सब चीजें करेंगे? हैं, आर्ट पढ़ने आए हैं यहाँ पर, यही सब करेंगे? अच्छा, नोएडा से हो, बारिश वारिश हो रही है ना अभी? चलो ऐसे कर देते हैं कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ये वाला पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन पीछे वाला पोर्शन है, ऐसे। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि बाहर से और अंदर से इस तरह से ये कॉइल घूमती हुई कैसे जा रही है स्प्रिंग, अभी थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा सही से विजुअलाइज हो रहा होगा, है ना। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये वाला जो पीछे से आ रहा था, ये वाला स्प्रिंग वाला पार्ट, ये पीछे से आ रहा था, इसको हमने एनालाइज किया, हमने यहां पर कट करके इस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं। तो सॉरी, रोहतक में भी हो रही है, जोधपुर में भी हो रही है, चलो ठीक है, बारिश का तो काम ही है होना, है ना, हमारा काम है पढ़ना, तो हम बारिश को डिस्कशन बंद करें, बारिश का डिस्कशन बंद करें, हम पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है ये हमने यहाँ पर बनाया। अब आप देखो कि जितनी डब्ल्यू फोर्स यहाँ पर थी उतनी डब्ल्यू फोर्स यहाँ पर थी, इस वाले क्रॉस सेक्शन पर देखा जाए, जो सामने से ये जो बाहर निकलता हुआ क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्या नीचे की तरफ यहाँ पर ये वाला डब्ल्यू फोर्स आ रही होगी, शियर फोर्स पैरेलल टू द सेक्शन, पैरेलल टू द सेक्शन यहां पर फोर्स आ रही होगी, आया ना, जल्दी बताओ। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है, यहां पर डब्ल्यू, बारिश की बात हुई तो सब लोग आ रहे, ये वो, ठीक है। हाँ, तो डब्ल्यू लोडिंग जो है, डब्ल्यू लोडिंग इस पूरे के ऊपर ना इस तरह से, यहां से ये वाले सेक्शन पर इधर वाली जो वायर है जो इधर से ऐसे चिपक रही है इसके साथ, ये इसके ऊपर डब्ल्यू इस तरह से डायरेक्ट शीयर लगा रही होगी, है ना, तो इसके ऊपर डायरेक्ट शीयर डब्ल्यू आ रहा होगा, तो डब्ल्यू के बराबर तो डायरेक्ट शीयर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर हम ना इसको ऐसे शो कर देते हैं कि यहां पर इसके ऊपर ना डब्ल्यू के बराबर ये डायरेक्ट शीयर आ रही है, डब्ल्यू के बराबर ये डायरेक्ट शीयर इस तरह से आ रही है, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर है। अब ये जो डब्ल्यू है ना, इसकी वजह से हम ये मान लेते हैं, वैसे तो
वेरिएबल होगी, है ना। वैसे तो जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये कुछ इस तरह से होगा, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किनारे किनारे पर जीरो होगा, है ना, और बीच में मैक्सिमम होगा, पैराबोलिक सा होगा। लेकिन ये जो डायमीटर है ना वायर का, डायमीटर बहुत पतला होगा। वायर का जो डायमीटर होता है ये तो बहुत पतला होता है ना। डायमीटर बहुत पतला होता है एज कंपेयर टू रेडियस। रेडियस काफी बड़ा होता है स्प्रिंग का, लेकिन ये डायमीटर पतला होता है। तो इस डायमीटर पे इतना सा तो डायमीटर है ना, देखो जरा सा डायमीटर है ये, इतना सा डायमीटर। अब इस डायमीटर में भी क्या वेरिएशन माने, है ना, तो हम क्या मानते हैं कि इस इतने डायमीटर पे ना जो ये शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही है ये कांस्टेंट है। इसको हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट मान लेंगे, है ना, वील अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। ठीक है, हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये रहा हमारा जस्ट अ मिनट, एक मिनट एक मिनट। तो यहां पर अरे यार, ये कभी कभी सिलेक्ट ही नहीं होता है, कभी सिलेक्ट होता है, देखो, और कभी कभी, हाँ ठीक है। तो यहां पर ना डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर लेते हैं हम। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेट अस सी। तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ये शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरे में कांस्टेंट मान के चलेंगे हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि यहां पर वेरिएशन होगा, बहुत ही कम वेरिएशन होगा, और बहुत ही छोटा सा डायमीटर है वायर का, तो इसमें पता भी नहीं चल पाएगा। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से मान लेंगे कि यहाँ पर जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट शियर स्ट्रेस हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, W डिवाइडेड बाय एरिया, है कि नहीं। जो शियर स्ट्रेसेस हो जाएंगी ये कांस्टेंट, ये W डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगी, W बाय एरिया। ठीक है, तो जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस आ जाएंगी T टाउ D, डायरेक्ट फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस आ जाएगी, डायरेक्ट फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस आ जाएगी ये हो जाएगी, शियर फोर्स कितनी लग रही थी, W डिवाइडेड बाय एरिया, है ना, ये हो जाएगी W डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 D स्क्वायर। D इज द डायमीटर ऑफ दिस वायर, D इज द डायमीटर ऑफ दिस वायर। इस वायर का डायमीटर है D। इस वायर का डायमीटर है स्मॉल d। ठीक है, सो d इज द डायमीटर ऑफ दिस वायर। तो ये हो जाएगा 4W अपॉन पाई d स्क्वायर। ठीक है, 4W अपॉन पाई d स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सबको क्लियर है। इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो अगर कोई दिक्कत है इस पार्ट में। इतने पार्ट में कोई दिक्कत तो प्लीज टेल फटाक से। क्लियर है, चलिए, तो ये तो क्लियर है ना। शियर फोर्स आ रहा था, शियर फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने कांस्टेंट मान लिया, और कांस्टेंट मान लिया तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हो गया। ठीक है, क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब 4W क्या है, रुक जाओ अभी थोड़ी देर में लिख लेना। 4W क्या है, कोई बताओ जरा, 4W क्या है। 4 तो मुझे नहीं पता 4 क्या होता है, आज तक मैंने वो गाना नहीं सुना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, लेकिन W मुझे पता है। ठीक है, W ये लोड लग रहा है यहाँ पर, जो लोड लग रहा है ना ये स्प्रिंग के ऊपर टेंशन लोड, यही W है ना, और यही यहाँ पर शियर फोर्स की तरह काम करेगा। लेकिन 4 मुझे नहीं पता 4 क्या है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये जो W है, ये जो लोड है, ये यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक्ट हो रहा है ना, इट इज एक्टिंग एट सम डिस्टेंस यहां से, है ना। है ना, यहां से कुछ डिस्टेंस है यहां पर, ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस स्प्रिंग का रेडियस नहीं हो जाएगा, स्प्रिंग का रेडियस हो जाएगा R डिस्टेंस पर हमने ये लिया, है ना, इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये R। ठीक है, दिस इज द R रेडियस ऑफ द स्प्रिंग। अब इसके ऊपर जो टॉर्जन आ रहा होगा, अब ध्यान देना सब लोग ध्यान देना, नहीं तो मिस हो जाएगी बात।
बात मिस हो जाएगी। यहां पर जब हमने क्रॉस सेक्शन कट किया, यहां से जो सर्कुलर ये जो डायमीटर निकल के आ रहा था, ठीक है, और इतना नीचे वाली पार्ट, नीचे वाला पार्ट, इसके ऊपर एक टॉर्जनल मोमेंट भी लगा रहा है। इट इज अप्लाइंग अ टॉर्जनल मोमेंट ऑल्सो। टॉर्जनल मोमेंट कितना हो जाएगा, ये जो डब्ल्यू फोर्स है, ये जो डब्ल्यू फोर्स है इनटू इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही टॉर्क के बराबर हो जाएगा ना। तो इतना टॉर्क ऐसे में लग रहा है इसके ऊपर, ये वाला जो पार्ट था ना जो यहां से दिखाई दे रहा था, ये है ना, इसके ऊपर ये जो डायमीटर था, ये जो स्प्रिंग की वायर थी ऐसे में निकल के आ रही थी, यहां से अंदर जा रही थी और यहां से ऐसे निकल के बाहर आ रही थी, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन था, इसके ऊपर इधर वाला जो सेक्शन है, जो इधर वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये वाला सेक्शन पे इससे आर डिस्टेंस दूरी पर यहां पर ये डब्ल्यू लग रहा है। तो ये इसके ऊपर ऐसे में टॉर्क लगा रही है, ऐसे में टॉर्क लाइक दिस, इस तरह से टॉर्क लगा रही है। तो इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, पेन कहां गया, हाँ, इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, टॉर्क, ये जो टॉर्क एक्ट कर रहा है इस तरह से, टॉर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू आर। इतना टॉर्क एक्ट कर रहा है, यस और नो, टॉर्क एक्ट कर रहा है इतना, ठीक है, दिस मच टॉर्क इज एक्टिंग। अब ये जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, इससे टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस आएंगी, यस और नो। ये जो टॉर्क एक्ट कर रहा है डब्ल्यू इंटू आर, डब्ल्यू फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इस तरह से, है ना। तो डब्ल्यू इंटू आर ये टॉर्क एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस आएंगी, ठीक है। टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कौन बताएगा। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओवर द क्रॉस सेक्शन, वो कैसा होता है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है टॉर्जनल स्ट्रेसेस का। कौन सा मोमेंट कैसे लग रहा है गणेश भास्कर घुगे, कौन से मोमेंट की पूछ रहे तुम। ये जो डब्ल्यू इंटू आर बोला, ये मोमेंट ही तो है, लेकिन ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट है ना, तो ये टॉर्जनल मोमेंट हो गया। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सारे बच्चे कह रहे हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे, खतरनाक वाले बच्चे, कांस्टेंट भी बोल रहे हैं, है ना। टॉर्जन की वजह से शाफ्ट वगैरह सब पढ़ डाला, है ना। टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन आई पी, सब पढ़ डाला, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो अपनी अपनी मर्जी है भैया, आखिर जिंदगी है आपकी, है ना। तो आपकी जिंदगी के लिए हम क्या कह सकते हैं। तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, हो जाएगा। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, सेंटर पर हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। और मैक्सिमम कहां पर होगा, एक्सट्रीम एंड्स पर, मैक्सिमम हो जाएगा एक्सट्रीम एंड्स पर, ठीक है। अब यहां पर जब ये इस तरह से जा रहा है, तो इस जगह पर ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इस जगह पर ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, यस और नो। इस तरह से जा रहा है ना। ये वाला जो बाहर वाली स्प्रिंग का पार्ट है, ये इसके ऊपर ऐसे में टॉर्क लगा रहा है, ठीक है। इट इज अप्लाइंग टॉर्क लाइक दिस, इस तरह से, है ना। डब्ल्यू यहां पर है नीचे की तरफ, आर डिस्टेंस ये रहा, तो ये इस पर टॉर्क ऐसे लगा रहा है। जब ये टॉर्क ऐसे लगा रहा है, तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, और यहां पर शियर स्ट्रेस जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अरे यार, ये कॉपी क्यों नहीं होता है, पहली बार में 2-3 बार क्लिक करना पड़ता है तब ये कॉपी होता है। इसके भी अलग नखरे हैं। हो जा कॉपी, हाँ अब हो गया। 2-3 बार नखरे दिखाता है ये, पता नहीं पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड है क्या ये। ठीक है, तो ये यहां पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये ऊपर की तरफ लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इधर पर ये नीचे की तरफ लगेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लीनियर लाइक दिस। तो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस तरह से, यहां पर ऊपर की तरफ, यहां पर ऊपर की तरफ, यहां पर नीचे की तरफ, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस। स्प्रिंग पर बेंडिंग मोमेंट कैसे आता है, हमने बोला ही नहीं बेंडिंग मोमेंट आता है, बोला क्या, बताइए, बेंडिंग मोमेंट है ही नहीं।
वेरी लिटिल बेंडिंग, बहुत ही कम बेंडिंग है ही नहीं, एक तरह से ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, बेंड कहाँ हो रहा बेटा? किसी ने बोला बेंड हो रहा है? किसने बोला? गणेश भैया। जो चीज आ नहीं रही है उसके लिए तुम पूछ रहे हो कि कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्या बताएं भैया कैसे आ रहा है? आ ही नहीं रहा है। पहले ये तो कंफर्म कर लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब पूछना कि कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन हो गया ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन, ये समझ में आ गया। अब यहां पर जो शियर स्ट्रेस आएगा इस जगह पर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में ही हम इंटरेस्टेड हैं, जीरो में या उससे कम में हम इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां कहां पर आ रहा है? दो लोकेशंस पर आ रहा है। इट इज कमिंग एट टू लोकेशंस, एक तो यहां पर और एक यहां पर, और दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी शियर स्ट्रेस की। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दोनों जगह पर सेम आएगा, यहां पर भी यहां पर भी। चलो क्लोज्ड कॉइल तो पढ़ना बंद करते हैं, अपन ओपन कॉइल पढ़ते हैं, क्योंकि ओपन कॉइल एग्जाम में नहीं आता, तो ओपन कॉइल पढ़ना जरूरी है ना। और साथ ही साथ ओपन कॉइल तो तब पढ़ना ज्यादा जरूरी है जब हम क्लोज्ड कॉइल के एकदम डीप में कॉन्सेप्ट में घुस के बात कर रहे हैं, देन वी शुड स्टडी ओपन कॉइल। ठीक है, वो तो कोर्स खत्म हो गया, नहीं तो ना मैं शुरुआत से ही ना सारी अनइंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाता जिनका कोई मतलब ही नहीं हो एग्जाम से। फॉर्मूला रट लो। ठीक है, फॉर्मूला रट लो। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस will be at इनर पोर्शन। ठीक है, इनर पोर्शन कौन सा है? देखो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ना, यहां वाला पार्ट, यहां पर इनर वाला पोर्शन, यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आउटर वाले पे मिनिमम आएगा, सबसे कम आएगा, क्योंकि आउटर वाले पे क्या है, दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पर जो इनर वाला पार्ट होगा ना, इनर वाला पार्ट, यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा। हियर वी विल गेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और ये वाला जो पार्ट है यहां पर आएगा मिनिमम शियर स्ट्रेस, मिनिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर इस जगह पर आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, यहां पर आएगा मिनिमम शियर स्ट्रेस, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां पर जो टॉर्जन की वजह से शियर स्ट्रेस आएगा, टॉर्जन की वजह से, दैट विल कम आउट टू बी, टॉर्जन की वजह से जो शियर स्ट्रेस आएगा, दैट विल कम आउट टू बी टी आर अपॉन आई पी। टी कितना हो जाएगा? टॉर्क, टी आर, आर हो जाएगा मैक्सिमम रेडियस डी बाई टू अपॉन आई पी, या टी अपॉन जेड पी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, टी अपॉन जेड पी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब लिख सकते हैं, या फिर टी की जगह आप डब्ल्यू आर भी लिख सकते हो। तो 16 डब्ल्यू आर अपॉन पाई डी क्यूब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया ना, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, समझ में भी आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है ना, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी आती है? टी अपॉन जेड पी आती है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कम्स टी अपॉन जेड पी, तो ये टी अपॉन जेड पी ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस सबको समझ में आ गया, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस सबको समझ में आ गया। मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अंदर की तरफ मैक्सिमम आएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मैक्सिमम मिल जाएगी। मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए आउटर पेरिफेरी पर देखेंगे, आउटर पेरिफेरी पर इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिनिमम मिल जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, सबको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि देखो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, हमारे पास एक ही क्लास है, आज खत्म करना है। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी करो काम,
तभी हो पाएगा। डन, चलिए आगे चलते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी एट द इनर पोर्शन, और इनर पोर्शन पे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगी टाउ मैक्स, ये इन दोनों का समीशन हो जाएगी। टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू टाउ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से प्लस टॉर्जन की वजह से। डायरेक्ट की वजह से कितनी आ जाएगी 4W अपॉन पाई डी स्क्वायर, और टॉर्क की वजह से कितनी आ रही है 16WR अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है ना, WR अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो यहां से हम 16W अपॉन पाई डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। 16W अपॉन पाई डी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 16W अपॉन पाई डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा 1/4 16WR अपॉन पाई डी क्यूब कॉमन लेते हैं, 16WR अपॉन पाई डी क्यूब ही कॉमन लिया जाए, 16WR अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम 16WR अपॉन पाई डी क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो 16WR अपॉन पाई डी क्यूब, यहां पर तो बचेगा क्या प्लस में 1 प्लस 1, ठीक है, और यहां पर 4 में से 16 कॉमन ले लिया है ना, तो नीचे 4 आ जाएगा, यहां पर 1/4, ठीक है। यहां पर R था नहीं तो R था नहीं तो R नीचे आ जाएगा, और यहां से D क्यूब कॉमन लिया नीचे से तो D ऊपर आ जाएगा, D विल कम एट द टॉप, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो सबको समझ में आया कि नहीं आया, D अपॉन 4R प्लस 1 ये बचा अंदर, जहां से छोड़े वहीं से ही चालू किया है, कुछ बीच में गायब थोड़ी किया है, कुछ गायब नहीं किया, सब कुछ वही तो है। ये वाली स्ट्रेस समझा दी ना, ठीक है, ये वाली समझा दी, ये वाली समझा दी, बस इन दोनों को ऐड ही तो करना है, ठीक है, कुछ गायब नहीं हुआ है, डोंट वरी, लिख लो जल्दी से। तो ये हमने डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो डायरेक्ट फोर्स की वजह से आ रहा है और जो टॉर्जन की वजह से आ रहा है, इन दोनों को लिखा, इसमें से 16WR अपॉन पाई डी क्यूब हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। सो D अपॉन 4R यहां पर आ गया, प्लस 1 यहां पर आ गया, ठीक है। अब अगर मिनिमम शियर स्ट्रेस देखें, मिनिमम शियर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, मिनिमम शियर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी। अच्छा एक और राज की बात देखो कि D और 4R, R क्या है रेडियस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, R क्या है रेडियस ऑफ स्प्रिंग, तो हमारी जो स्प्रिंग है उसका रेडियस है इस तरह से, है ना, वो इस तरह से है, ये हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस R, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R, ठीक है, और जो डायमीटर होगा वो डायमीटर इसका वायर का डायमीटर है। तो D और 4R को कंपेयर किया जाए, D और 4R को कंपेयर किया जाए तो D 4R से तो बहुत छोटा होगा ना, D विल बी वेरी 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 लेस देन दी 4R, R वैसे ही भी बड़ा है, D वैसे भी बहुत छोटा है, लेकिन R में तो 4 गुना ज्यादा और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4R सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये तो पूरा 2R हो गया, और 2R का भी डबल, इतना ज्यादा 4R हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक 4R हो जाएगा, और D इतना सा, तो D को अगर 4R से डिवाइड कर दिया जाए तो बहुत छोटी क्वांटिटी बचेगी, तो 1 के रिस्पेक्ट में D अपॉन 4R विल बी वेरी 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 स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। 1 के साथ जब एडिशन इसका हो रहा है तो ये तो 0.000 समथिंग में आएगा, बहुत छोटा आ जाएगा, तो 1 के रिस्पेक्ट में इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर, ठीक है ना, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट, तो D अपॉन 4R इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमारा जो टाउ मैक्स आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 16WR अपॉन पाई डी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 16WR अपॉन पाई डी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। ये तो हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इनर पोर्शन पर। अब हम चलते हैं, अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी, एग्जैक्ट वैल्यू है ना, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होगी, और इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर होगा नहीं।
दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये टर्म बहुत छोटी है, वन के रिस्पेक्ट में, वन के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ठीक है, ये सबने लिख लिया, आगे चलते हैं, अब मिनिमम शियर स्ट्रेस देख लेते हैं। सो मिनिमम शियर स्ट्रेस minimum shear stress will be at outer portion, आउटर पोर्शन या आउटर रेडियस, है ना, आउटर पोर्शन पर होगी। तो मिनिमम शियर स्ट्रेस के लिए टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, टाउ मिनिमम हो जाएगा, अब यहां पर देखो आप, इनमें से ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो इनमें से ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, डायरेक्ट और टॉर्जन में से ज्यादा बड़ी वैल्यू कैसे पता चलेगी, ज्यादा बड़ी वैल्यू ऐसे पता चलेगी कि यहां पर जो टॉर्जन की वजह से आ रहा था, देखो कॉमन टर्म तो बाहर ले ली थी, ठीक है ना, कॉमन टर्म तो बाहर ले ली थी, जो टॉर्जन वाली वैल्यू बची थी वो ये बची थी उस कॉमन में से, और जो शेयर वाली, डायरेक्ट शेयर वाली थी वो ये बची थी। तो ये जो शेयर वाला टर्म था ये बहुत छोटा था एज कंपेयर टू टॉर्जन ना, टॉर्जन के रिस्पेक्ट में ये जो शेयर वाला कंपोनेंट था ये बहुत छोटा था। ठीक है, और अगर आप ओवरऑल भी देखो तो टाउ मैक्स लगभग किसके बराबर आ रहा है, जो टॉर्जन वाली वैल्यू है ना वही के बराबर आ रहा है। ये जो डायरेक्ट वाला कंपोनेंट था ना ये तो गायब ही हो गया, देखो 16 WR/πd³ ही आ गया है, अल्टीमेटली यही आ गई है। तो जो जो टॉर्जन की वजह से था ना, जो टॉर्जन की वजह से था वही अल्टीमेटली प्रीडोमिनेट कर रहा है, डायरेक्ट शेयर वाली भी बहुत ही कम बची है ना, तो टॉर्जन वाली ज्यादा है। तो टॉर्जन में से यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट शेयर वाली वैल्यू को, तो टॉर्जन वाली वैल्यू से शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम जो टॉर्क की वजह से आ रही है, इसमें से शेयर स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट ये वाली को माइनस कर देंगे, तो ऊपर की डायरेक्शन में कितनी रिजल्टेंट मिनिमम बच रही है ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 WR/πd³, ये आ जाएगा 4W/πd²। ठीक है, तो फिर से वही आ जाएगा, यहां पर हम 16 WR/πd³ कॉमन ले सकते हैं, 16 WR/πd³ कॉमन ले सकते हैं, यहां पर बचेगा हमारा D/नहीं 1 -D/4R, 1 -D/4R, ये रिमेनिंग बचेगा, ये रिमेनिंग बचेगा। अब इसमें से यहां पर भी D/4R विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, 1 से ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको इग्नोर ही कर सकते हैं, तो इग्नोर कर देंगे इसको, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, 16 WR/πd³ ही बचेगा, है ना। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि टॉर्क की वजह से जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है उसमें से डायरेक्ट शेयर की वजह से जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है ये माइनस हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वैल्यू इतनी कम है, ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में इतनी कम है कि ऑलमोस्ट लगभग कुछ भी माइनस हो ही नहीं रहा एक तरह से। ठीक है ना, यस, तो टॉर्जन यहां पर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, टॉर्जन इज डोमिनेटिंग, है ना, और बेंडिंग तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, मतलब उसको तो उसकी कैलकुलेशन तक नहीं करी गई है, इतना कम है, तो उसको इग्नोर ही करना है यहां पर। तो इनको ना जो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स होती है ना, इनको हम टॉर्जन स्प्रिंग्स भी कहते हैं, नाम तक इनका रख दिया गया है टॉर्जन स्प्रिंग्स। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर टॉर्जन आता है। ठीक है, जो भी स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं वो टॉर्जन की वजह से जनरेट हो रही हैं। क्लियर, चलिए ठीक है, अब यहां पर आप लिख लो D/4R इज मच लेस देन 1, so can be neglected, can be neglected। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में नेग्लेक्ट नहीं होता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट होता है। कभी भी ना किसी चीज के साथ अगर D/4R मल्टीप्लाई हो रहा हो ना तो उसमें नेग्लेक्ट मत करना। ठीक है, चलो, तो ये टाउ मिनिमम लिख लिया। सो टाउ मिनिमम अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इट विल कम आउट टू बी 16 WR/πd³। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इनर और आउटर में ज्यादा अंतर रह नहीं गया, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम लगभग लगभग बराबर ही आ रहे हैं, यहां पर मैक्सिमम भी उतना ही आ रहा था लगभग, है ना, मैक्सिमम वाज आल्सो अप्रोक्सीमेटली सेम, अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही बराबर बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अंतर क्या पड़ेगा, यहां पर जो प्लस हो रहा है इसके अंदर ये बहुत ही छोटी वैल्यू प्लस हो रही है, और यहां पर जो माइनस हो रहा है ये वाला पार्ट ये बहुत ही छोटी वैल्यू माइनस हो रही है। तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम और मैक्सिमम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, लगभग बराबर के बराबर रहेंगे, है ना, दे विल बी ऑलमोस्ट सेम। तो
अप्रोक्सीमेटली दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। बहुत ज्यादा एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी आएगी। ये 1 माइनस डी अपॉन 4 आर होगा यहां पर, और यहां पर 1 प्लस डी अपॉन 4 आर होगा। तो मामूली सा अंतर रहेगा, लेकिन अंतर बहुत छोटा रहेगा, है ना। डिफरेंस विल बी वेरी स्मॉल। क्लियर? तो ये मैक्सिमम और मिनिमम शियर स्ट्रेसेस आपने कैलकुलेट कर ली हैं, डेरिवेशन कर लिया है, समझ में आ गया है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कई जगह पर डब्ल्यू आर की जगह हो सकता है टी लिखा हो, है ना, कई जगह डब्ल्यू आर की जगह टी लिखा हो। तो टाउ मिनिमम कितना आ जाएगा, 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब आ जाएगा, है ना। डब्ल्यू आर किसके बराबर होगा, टॉर्क के बराबर होगा ना, डब्ल्यू इनटू दिस रेडियस, ये टॉर्जनल मोमेंट आ रहा होगा, है ना, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर। तो ये भी चीज आप याद रखना कि हो सकता है एग्जाम में टी के फॉर्म में दे दिया जाए, या हो सकता है एग्जाम में डब्ल्यू आर के फॉर्म में दे दिया जाए। लिख लिया सबने? डन है? लिख लो तो बता देना। डन। चलिए आगे चलते हैं। नाउ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम कैपिटल यू का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल यू, ठीक है ना। और ये होता है टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी आई पी। ये बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। एक्सियल फोर्स होती है तो पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए होता है ना। एक्सियल फोर्स होती है तो पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए होता है ना। टॉर्जनल फोर्स होती है तो टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी आई पी होता है। बेंडिंग मोमेंट होता है तो एम स्क्वायर एल अपॉन 2 ई आई होता है, ठीक है। लेकिन बस बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तब ये आ जाएगा। अब टॉर्क डब्ल्यू आर होगा कि नहीं होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू डब्ल्यू आर टॉर्क के बराबर, टॉर्क डब्ल्यू आर के बराबर, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एल अपॉन 2 जी आई पी, है ना। डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एल अपॉन 2 जी आई पी, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। क्लियर? अब ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज लेंथ रिप्रेजेंटिंग, लेंथ रिप्रेजेंटिंग जो वायर की लेंथ है ना, स्प्रिंग की जो वायर की लेंथ है, टोटल लेंथ, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारी स्प्रिंग अगर ऐसे है तो ये जो पूरी लेंथ है ना, इस वायर की लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है इस वायर की लेंथ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वायर की पूरी लेंथ यहां से यहां तक, ठीक है। ये लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आई क्या है, पी नहीं पूछा तुमने सर, पी क्या है, पी बताओ सर। चलो तो विनायक ने पूछा सर आई क्या है, मैं आई आई तो मैं बता दूंगा, तुम पी बताओ पहले, पी क्या है, पी तुमको पता है क्या है, पी क्यों नहीं पूछा तुमने। चलो तो ये वाली जो पूरी लेंथ है ना, वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ, ये जो हाईलाइट कर दी है ये वाली लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है। ये लेंथ कैसे पता चलेगी, टोटल, हाँ। तो ये जो लेंथ है ना, ये कैसे पता चलेगी, एक सर्कल जो कंप्लीट हो रहा है ना पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो भले ही ये थोड़ा सा ऊपर हो, है ना, एक टर्न में थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन है तो ये सर्कल ही ना एक, है ना, हल्का सा ऊपर चला गया, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ होगी ये एक सर्कल के बराबर होगी, एक टर्न की लेंथ। एक टर्न में कितनी लेंथ आ रही है, एक टर्न में कितनी लेंथ आ रही है, 2 पाई आर के बराबर होगी,
है ना, एक टर्न में कितनी लेंथ आ रही है वो 2πr के बराबर होगी, और ऐसे अगर n टर्न्स है तो 2πr इंटू एन हो जाएगा, ठीक है ना। सो लेंथ इन वन टर्न विल बी 2πr, एक टर्न में लेंथ हो जाएगी 2πr, और n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो 2πr इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं 2πr इंटू एन, ठीक है। तो अभी आगे लिखा देंगे, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा रेडियस ऑफ स्प्रिंग, है ना, रेडियस ऑफ स्प्रिंग, और एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। है ना, डिवाइडेड बाय 2GIP, 2GIP हो जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी W स्क्वायर R क्यूब, रुकना, 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, और पाई W स्क्वायर R क्यूब N डिवाइडेड बाय GIP। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, है ना, आईपी के टर्म्स में आप लिख सकते हो, आईपी के टर्म्स में आप अगर लिखना चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फिर आईपी को भी आप डायमीटर के टर्म्स में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा पाई W स्क्वायर R क्यूब N डिवाइडेड बाय जी आईपी। आईपी क्या होता है, पाई डी की पावर 4 बाय 32, पाई डी की पावर 4 बाय 32। तो यहां पर क्या होगा, पाई और पाई कैंसिल हो गए, पाई और पाई कैंसिल हो गए, 32 ऊपर चला गया, 32 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू 32 W स्क्वायर R क्यूब N अपॉन G D टू द पावर 4, ठीक है। ठीक है, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। r इज रेडियस ऑफ स्प्रिंग, कैपिटल R रेडियस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और d क्या है, d डायमीटर ऑफ वायर या वायर डायमीटर, वायर डायमीटर। अच्छा अच्छा, l पूछा था, ओहो हो, बेचारे पे वैसी डांट पड़ गई। थोड़ा धैर्य रखो, सब्र करो, एल भी बताया जाएगा, बताया गया कि नहीं बताया गया है, तुमने लिखते सीसर में लिख नहीं पाए, सर एल क्या है, बताएंगे ही सर, ऑब्वियसली जब लिखाया है तो, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी के ये दो फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, आईपी की वैल्यू बस यहां पर लिख दी है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये ज्यादा पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना चाहो तो। साइड प्लीज, ये लो भैया, साइड हो गए। डन, चलो अब देखो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, स्प्रिंग वगैरह वैसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, कभी 2-3 साल में एक आध बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे सीधे फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं कि इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्प्रिंग के अंदर कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो फॉर्मूला रट के जाओ, ऑप्शन आएगा, टिक कर दो, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं अब, एक्सियल डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। तो एक्सियल डिफ्लेक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लोड लग रहा है W, ठीक है, लोड कितना लग रहा है, W लग रहा है, और उससे एक्सियल डिफ्लेक्शन कितना आएगा ये कैसे पता करोगे। क्रिटिकल लोड यील्ड स्ट्रेंथ तक जा सकता है, यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं जा सकता, यील्ड स्ट्रेंथ तक जा सकता है। क्रिटिकल लोड बेटा लेस देन इक्वल टू दी यील्ड लोड, है ना, या क्रिटिकल स्ट्रेस जो है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, है ना, इक्वल टू भी तो है बीच में, ठीक है। अब डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड कर दिया तो डेल्टा आ गया, स्ट्रेन एनर्जी मेथड,
ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी हमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। सो पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं इस फॉर्मूले का, क्या होता, 32 W² R³ N G d⁴ G d⁴ देख लें कुछ मिस तो नहीं कर दिया, 32W² R³ N G d⁴ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट हो गए है ना, बस W वेरिएबल बचा यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो ये 2W हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 64 W R³ N G d⁴ ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा। अब ना बच्चे, हो सकता है एग्जाम में ये कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आए और सर को गालियां पड़े, क्योंकि सर ने वो दूसरे तरह का फॉर्मूला नहीं लिखाया था। देखो दूसरी तरह का फॉर्मूला क्या, रेडियस की जगह ना ये स्प्रिंग का डायमीटर बोल दे और ऑप्शन आपका मैच ना करे, फिर आप कहो कि सर गंदे। ठीक है, तो सर बता देते हैं कि r की जगह आप d/2 रख दो, उस केस में r की जगह d/2 रख दो, है ना, डेल्टा विल बी इक्वल टू 64 W, रेडियस की जगह आप कर दो क्या, d/2, ठीक है, इसका क्यूब कर दो n डिवाइडेड बाय g d⁴। ये एज एन एग्जांपल में डेल्टा के लिए बता रहा हूं, लेकिन ये एप्लीकेबल सब में होगा। सर स्प्रिंग में टेंशन इलास्टिक लिमिट तक जाएगा क्या, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, इलास्टिक लिमिट से कम भी जा सकता है। इलास्टिक लिमिट तक गया या इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट तक नहीं क्रॉस किया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, सिंपल। ठीक है, हम जब स्प्रिंग को डिजाइन कर रहे हैं तो हम स्प्रिंग को इस तरह से डिजाइन करेंगे, अगर हम डिजाइनर हैं तो हम पहले से ही प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना लोड आ सकता है, और हम जब डिजाइन कर रहे होंगे तो देखेंगे कि ये इसके अंदर जो स्ट्रेसेस आए वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस ना करें, उस तरह से हम स्प्रिंग की डिजाइन करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले हम जो पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूले इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम डिजाइन कर सकें। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे फॉर्मूले, आप फॉर्मूले रट के चले जाओ, लेकिन जो लोड आएगा वो लोड हमसे पूछ के नहीं आएगा कि आपने स्प्रिंग को कमजोर डिजाइन किया है तो मैं कम लगता हूं, और आपने स्प्रिंग को बहुत मजबूत डिजाइन किया है तो मैं ज्यादा लोड लग लेता हूं। ठीक है ना, ट्रेन की स्प्रिंग में और जेटर पेन की स्प्रिंग में अंतर क्यों होता है, ट्रेन में जो स्प्रिंग लगती है और जेटर पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है, उसके साइज में, उसके वेट में, है ना, उसके रेडियस में, उसके वायर के डायमीटर में, इन सब में अंतर क्यों होता है, क्योंकि डिजाइनर्स ने उनको उन लोड के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो लोड स्प्रिंग डिजाइन करेंगे ना हम। ठीक है, आप ये सवाल कॉलम के लिए भी पूछो, सर कॉलम के अंदर लोड क्या इलास्टिक लिमिट तक जाएगा, बीम के लिए भी पूछो, सर बीम में क्या लोड इलास्टिक लिमिट तक जाएगा, टायर में पूछो, सर टायर में क्या लोड है, सर पंखे की रोड में क्या लोड इलास्टिक लिमिट तक जाएगा। अरे भैया, हर एक के लिए अलग अलग क्यों पूछना, तुम बार बार एक जैसी चीजें क्यों पूछते रहते हो। ठीक है, अगर इसके लिए हमने कर दिया d/2 तो ये हो जाएगा 8W d³ N डिवाइडेड बाय G d⁴, ऐसे हो जाएगा। अगर डायमीटर के टर्म्स में पूछा तो डायमीटर के टर्म्स में आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ज्यादातर रेडियस के टर्म्स में आएगा, रेडियस के टर्म्स में ना आए, डायमीटर के टर्म्स में आ जाए तो आप सर को गाली मत देना, इतनी सी मेहनत कर लेना खुद से। ठीक है, एग्जाम के अंदर, है ना, नॉट ओनली इन दिस, हो सकता है इसमें भी डायमीटर के टर्म्स में आ जाए, थोड़ी सी मेहनत खुद की बनती है। ये 32 की जगह 4 हो जाएगा, 4W² d³ N G d⁴ हो जाएगा। कुछ बच्चे न्यूज रिपोर्टर का भी काम कर रहे हैं, ये हो गया। ये आगे चलें, लिख लिया सबने, लिख लो जल्दी से। डन, आगे चलते हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज इक्वल टू TL/GIP, TL/GIP। टी टॉर्क क्या है, WR लेंथ क्या है, 2πr N G
आईपी क्या हो जाएगा, पाई डी की पावर 4/32। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, पाई और पाई विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, 32 ऊपर चला जाएगा, 64 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 64, और क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एन, WRR/N 32 अपॉन जी डी टू द पावर 4, जी डी टू द पावर 4। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, 64 WR² N अपॉन जी डी टू द पावर 4। ठीक है, इसको भी लिख लो जल्दी से। डन, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होती है या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये कैसे डिफाइन करते हैं, स्टिफनेस कैसे डिफाइन करते हैं, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। स्टिफनेस कैसे डिफाइन होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ऐसे ही डिफाइन होता है ना। एक यूनिट डिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए कितना लोड अप्लाई करना पड़ा, लोड हमने क्या अप्लाई किया है, W। ठीक है, और इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये कितना आ रहा है, 64 W² था कि क्या था, भूल गए, देखो WR³ अपॉन जी डी टू द पावर 4, 64 WR³ N अपॉन जी डी टू द पावर 4। तो यहां पर ना ये फॉर्मूले ऐसे खतरनाक हैं और एक दूसरे से इतने मिलते जुलते से हैं, इन्हीं फॉर्मूलेज को ही याद करने में दिक्कत आएगी। WG डी टू द पावर 4 अपॉन 60, अरे W ऊपर से नीचे से कैंसिल हो गया, क्या बात है। तो यानी ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये अप्लाइड लोडिंग पर तो डिपेंड करेगा नहीं, ये तो स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन दी अप्लाइड लोडिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी डी टू द पावर 4 अपॉन 64R³ N, ये हो जाएगा 64R³ N। डिफ्लेक्शन में कैपिटल डी क्या बताता है और स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी कहीं दिखाई दे रहा है डिफ्लेक्शन में, अच्छा यहां पर जो लिखाया था, अच्छा अच्छा, ये तुमको समझ में नहीं आया ना, हटा दो बेटा, लिखो ही मत ये, मैं भी पागल हूँ, क्यों तुमको एक्स्ट्रा चीजें बताने लग जाता हूँ। तुम तो एग्जाम में गालियां दे देना मुझे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो ये भी लिख लिया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो आप। इफ अ स्प्रिंग is cut into two equal parts, if a spring of stiffness K, if a spring of stiffness K is cut into two equal parts, cut into two equal parts, the stiffness of the new springs, न्यू कौन सी, जो कट करके दो छोटी छोटी दो नई स्प्रिंग्स बन गई है ना, तो द स्टिफनेस ऑफ न्यू स्प्रिंग्स विल बिकम, ऑप्शन ए के ही रहेंगी, ऑप्शन बी आधी हो जाएंगी K/2, ऑप्शन सी डबल हो जाएंगी 2K, या ऑप्शन डी एक चौथाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर
ऑप्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के लिए हमको ये खोलना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, और स्लाइड मैप खोलना पड़ेगा, और स्लाइड मैप को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। जल्दी फास्ट, कम ऑन, सिलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, नोड 3 कैटेगरी, नहीं आ रहा है, जाओ कैटेगरी, ब्रांच सिविल एंड द मटेरियल, आ गया। तो पोल पे आंसर करो सब लोग, 45 सेकंड का पोल है, जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, डन। सो स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के स्टिफनेस इज के कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पर डिपेंड कर रहा है क्या? डज इट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ स्प्रिंग? पोल आया नहीं तो कोई बात नहीं, आपने कमेंट में कर दिया आंसर, कमेंट में नहीं कर गया तो कोई बात नहीं, मन में कर लिया आंसर, है ना, उसके कोई मार्क्स तो मिल नहीं रहे हैं। तो ये बताओ कि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है क्या स्प्रिंग कांस्टेंट? लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो स्प्रिंग को हमने दो इक्वल पार्ट्स में काट भी दिया, तो लेंथ आधी आधी हो गई है, तो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2k। ठीक है, तो पहले स्प्रिंग कांस्टेंट था k, और दो इक्वल पार्ट में कट कर देंगे, कट कर देंगे तो लेंथ पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, और जब ये चेंज नहीं होगा तो मतलब 2k हो जाएगा। 2k क्यों हो जाएगा? k रहेगा ना? नहीं, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर कोई स्प्रिंग थी ऐसे, ठीक है, इसके अंदर थे कितने टर्न्स? मान लो 10 टर्न थे, है ना। अब इसको काट दिया दो इक्वल पार्ट में, है ना, यहां से दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बराबर बराबर, तो नई जो स्प्रिंग्स आई हैं छोटी छोटी, इनके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आधे आधे रह गए ना, नंबर ऑफ टर्न्स रह गए हैं आधे आधे। जब नंबर ऑफ टर्न्स आधे रह गए हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जब नंबर ऑफ टर्न्स रह जाएंगे आधे तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा डबल। ठीक है, क्लियर है? तो नंबर ऑफ टर्न्स रह जाएंगे आधे, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा डबल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए कितने बच्चों ने किया है, 24.6% बच्चों ने, जिसमें से कि टॉप 5 ये सारे बच्चे हैं। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना। अब कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन, फिर देख लेंगे पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में स्प्रिंग्स कैसे कनेक्टेड होंगी? ये स्प्रिंग है और यहां पर एक स्प्रिंग ये रही, ठीक है, और दूसरी स्प्रिंग ये रही। सीरीज कनेक्शन में ऐसे ही होगा, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में ऐसे ही होगा, सीरीज कनेक्शन एक के बाद एक दूसरी, ठीक है, एक के बाद एक दूसरी। ना इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेटस से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 और दूसरी वाली का स्प्रिंग कांस्टेंट है k2, k1 और k2। तो यहां पर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट KEQ, तो KEQ विल बी इक्वल टू k1, सॉरी ये ऐसे आएगा 1 अपॉन KEQ इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा यहां पर k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, यहां पर अगर मैंने फोर्स लगा दी, ठीक है, तो दोनों के अंदर फोर्स बराबर बराबर होगी या अलग अलग होगी? सीरीज कनेक्शन की खासियत क्या होगी? दोनों स्प्रिंग्स के अंदर फोर्स क्या होगी? बराबर बराबर होगी, और दोनों का डिफ्लेक्शन होगा अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो फोर्स विल बी सेम,
in both the springs, in both the springs, first force will be same, force will be same, deflection will be different, deflection will be different. ठीक है, लिख लो जल्दी से। हो जाए तो बता देना। डन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सीरीज कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन पे चलते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि एक स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग, एक स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग, दो स्प्रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहली वाली स्प्रिंग इस तरह से है, ठीक है, दूसरी वाली स्प्रिंग इस तरह से है, ठीक है, और ये दोनों के ऊपर कोई लोड लग रहा है P, ठीक है। तो अब ये बताओ, पहली वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, दूसरी वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, ठीक है, दोनों के अंदर सेम लोड जाएगा, अलग अलग जाएगा? दोनों के अंदर सेम लोड जाएगा कि अलग अलग जाएगा? डिफरेंट लोड जाएगा, ठीक है। सो दीज स्प्रिंग्स विल कैरी इन बोथ द स्प्रिंग्स, in both the springs load will be different, load will be different, और डिफ्लेक्शन क्या होगा? सेम होगा? यस, सेम डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन विल बी सेम। डिफ्लेक्शन विल बी सेम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इस केस में हो जाएगा K1 प्लस K2। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो पूछो। अब तुम कह रहे हो सर आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, क्या चीज नहीं समझ में आई वो बता दो। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो स्प्रिंग्स वाला चैप्टर है वो हो गया है खत्म, है ना, स्प्रिंग वाला चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। तो टाइम से थोड़ा सा बीच में टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन हमने फिर भी टाइम से खत्म कर लिया इसको, ठीक है। तो स्प्रिंग वाला चैप्टर हो गया है खत्म। स्प्रिंग के ऊपर डीपीपी सॉल्व करेंगे, तो जो भी क्वेश्चंस आप जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो डीपीपी के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, पूर्णतया समझ में आ गया। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगली क्लास में हमको अगला चैप्टर खत्म कर लेना है, प्रेशर वेसल्स। तो स्प्रिंग भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्रेशर वेसल्स भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी जल्दी से खत्म कर लेंगे, और फिर आज हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज लास्ट क्लास है। मैनी डाउट है तो मैनी डाउट तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मैनी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डाउट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। मुझे डिजाइन करते टाइम, सर को डिजाइन करते टाइम कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर, सर का फेलियर ही नहीं होता, कोई थ्योरी ऑफ फेलियर एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। मैनी डाउट इन दिस सेशन बोल तो दिया बेटा कि पूछ लेना। अभी अभी तुमको पूछना है क्या? अभी रुक जाते हैं, तुम पूछ लो, अभी डाउट पूछो, चलो मैनी डाउट है, या फिर अगली क्लास के एंड तक रुक जाते हैं, सोनू सिंह पटेल, ठीक है। अगली क्लास में रुक जाते हैं, क्लास के बाद तुम पूछे, मैं रुका रहूंगा, तुम पूछ लेना। हम कहाँ चले जाएंगे? हम यहीं रहेंगे, आपके साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहेंगे, और डाउट सेक्शन में शायद डाउट सेक्शन में कनेक्टेड रहेंगे,
ठीक है, तो आप वहां पर डाउट्स वगैरह सब पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अभी अगली क्लास के लिए जल्दी से मिलना है, जल्दी से अगली क्लास की पीपीटी तैयार करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी रुक नहीं रहा हूं, तो कॉलम्स के बाद आपको जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं।